हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस टीचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। ये जो टॉपिक है ये आपको कक्षा 12 के रसायन शास्त्र का टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक का जो महत्व है वो आपको इन एग्जामिनेशंस में भी देखने को मिलता है। जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब चीज़ में जहाँ भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आज का जो हमारा वीडियो है ये सभी के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको क्लास 12 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं, उस चैप्टर का है ये हिस्सा है ये टॉपिक। और इसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को जब हमने बांटा था तो हमने वहां बांटा था 4 भाग में, जिसमें पहला था आणविक ठोस। और फ्रेंड्स, अभी यही टॉपिक चल रहा है। आणविक ठोस में हमने आणविक ठोस को भी आगे बांट के पढ़ा था और देखा था कि आणविक ठोस भी 3 तरह के होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी 3 तरह के होते हैं। तो इन आणविक ठोस के बारे में हमने जो है पहला जो है ध्रुवीय आणविक ठोस, इसको ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, और अगले वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए, मैंने सब कुछ समझा दिया कि हम लोग आखिर है कहाँ, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है बीच से वीडियो देखना शुरू करते हैं या बहुत दिनों के बाद देखते हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हमने ये सब बातें आपको बता दिया। अब आगे आते हैं। अब बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, जिसको अंग्रेजी में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के नाम से जानते हैं हम लोग। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह से है कि वे आणविक ठोस जिनमें अवयवी कणों के रूप में अध्रुवीय सहसंयोजन बंध द्वारा निर्मित अणु पाए जाते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। यहाँ पे इसको समझना बेहद जरूरी है। कह क्या रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि वे आणविक ठोस, आपको पता है आणविक ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ जो केवल अणुओं से बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि सिर्फ आणविक ठोस ही नहीं, बल्कि ऐसे आणविक ठोस जिनमें ऐसे अवयवी कण मौजूद हो जो कि अध्रुवीय सहसंयोजन बंध द्वारा निर्मित हो। अध्रुवीय यानी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बना हुआ अणु हो उसमें, उसी को हम लोग कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। इसके उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे CO2, O2, आर्गन, I2, CCl4, H2 इत्यादि। ये सभी पदार्थ जब ठोस अवस्था में पाए जाएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस। अब इसके पीछे रीजन जो दिया हुआ है उसको समझते हैं कि आखिर इसको हम अध्रुवीय आणविक ठोस क्यों कहते हैं। तो देखिए, अध्रुवीय सहसंयोजन बंध द्वारा निर्मित अणु कैसा होता है उसको समझ लेते हैं, ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। तो यहाँ एक शब्द आया है यहाँ पे अणु। अणु क्या होते हैं, पीछे से चलते हैं। अणु वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक परमाणु जब रासायनिक संयोग करके एक नए तरह के यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस यौगिक का सबसे छोटा इकाई जो है अणु कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ संयोग करके ये जो है H2 गैस बना रहे हैं, ये बाई मॉलिक्यूल है। तो ये H2 गैस या H2 जो इसका निर्माण होता है, इस H2 में एक साइड में ये हाइड्रोजन है और एक साइड में ये हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये चूंकि अधातु है, तो जब भी अधातु जो होते हैं एक दूसरे से जब रासायनिक संयोग करते हैं तो वो जनरली अपने इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं, साझा करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को साझा किया हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजन बंध। यानी कि सह और संयोजन मतलब एक तरह का समझौता, और बंध मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना है। एक तरह का समझौता किया गया है कि ठीक है, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। यहाँ तक तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आते हैं। अणु को समझ लिया हमने सहसंयोजन बंध को समझ लिया। अब आते हैं अध्रुवीय। ये शब्द आखिर क्यों आया है इसको यहाँ पे समझते हैं, इस कंस्ट्रक्ट में समझते हैं अच्छे से। देखिए, अध्रुवीय शब्द इसलिए आया है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये दोनों जो है वो सेम एटम है, एक ही तरह का तत्व है। तो ये जो सेम एटम है, तो जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसमें है उतनी ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण इन दोनों में समान मात्रा में है। दोनों का ताकत सेम है, इसलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको ये लोग सेम ताकत से खींचेंगे। ये वाला बंदा चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को हम खींच ले अपनी तरफ, और ये भी चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, खींच ले। लेकिन चूंकि दोनों सेम है, दोनों में ताकत सेम है, इस कारण से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का खींचतान नहीं हो पाता है।
बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉन के खींचतान के बजाय जो है ये लोग सिर्फ सहसंयोजन बंध बनाते हैं। यहाँ पे कोई भी पार्शियल चार्ज नहीं चढ़ता, जैसे कि पिछला बार में हो रहा था ध्रुवीय वाला में। इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ डिटेल से, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स अध्रुवीय सहसंयोजन बंध द्वारा अणु। यहाँ पे सहसंयोजन बंध तो बना है लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए खींचतान नहीं है, इसलिए जो है यह जो है अध्रुवीय अणु है। और इन्हीं अणुओं से मिलकर जो ठोस पदार्थ बनता है उसको हम लोग कहते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, यही से आया हुआ है वो शब्द। तो आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ विशेषताओं पे ध्यान रख देते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं उसकी विशेषता है कि इन ठोसों के अवयवी कणों के बीच लंदन बल या परिक्षेपण बल कार्य करता है। ये बहुत ही कमजोर अंतराण्विक बल होता है, सबसे कमजोर होता है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं अंतराण्विक बलों वाला वीडियो। तो ये जो बल होते हैं ये सबसे कमजोर बल होते हैं। ठीक है, और इसलिए जो है इसको लंदन बल, परिक्षेपण बल या इसको जो है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं उसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो इसको बहुत सारे नाम हैं, लेकिन लंदन बल और परिक्षेपण बल इसका ये नाम काफ़ी पॉपुलर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अध्रुवीय आणविक ठोस के जो अणु होते हैं या जो कण होते हैं एक दूसरे के बीच में जो है एक दूसरे से चिपकते हैं और ठोस का जब निर्माण करते हैं तो उस स्थिति में उनके बीच में यही बल कार्य कर रहा होता है उनको ठोस अवस्था में बनाए रखने में। आगे है इनका गलनांक जो होता है अति निम्न होता है। इनका गलनांक सही में बहुत कम होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मैंने उदाहरण के तौर पर दिया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अगर आप ध्रुवों पर जाएंगे, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगे, धरती के सबसे ऊपरी छोर जिसको हम कह सकते हैं सबसे उत्तरी छोर, तो वहाँ पे आपको जो है इतना ठंड होता है कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, यानी ठोस अवस्था में। अगर आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से उसके एक सैंपल को, एक बर्फ के टुकड़े को उठाकर अगर मैदानी इलाकों की तरफ जाओगे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर में डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम ताप पर क्या होगा, वो जो ठोस है वो सीधे गल जाएगा। और एक खास बात ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो बर्फ होता है वो गलता भी नहीं है, गल के लिक्विड भी नहीं बनता है, सीधा सीधा गैस बन जाता है। तो ये इनका जो गलनांक होता है काफ़ी अति निम्न होता है। बहुत कम टेम्परेचर पे जो है वो ठोस से द्रव में या सीधे गैस में भी जा सकते हैं। कमरे के ताप पर ये प्रायः जो है मुलायम ठोस अथवा द्रव अथवा गैस के रूप में पाए जाते हैं। नोट, अगर हम बात करें अपवाद के स्वरूप, इसका ये वाला क्वेश्चन आपको रेलवे एसएससी में तो पता नहीं कितना बार पूछा गया होगा कि कमरे के ताप पर आयोडीन I2 जो है वो ठोस अवस्था में रहता है। ये जो आयोडीन होता है, आयोडीन वो कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन जनरली जो है ये जो हमारे अध्रुवीय आणविक ठोस है वो जनरली जो है कमरे के ताप पर या तो द्रव रहते हैं या तो गैस रहते हैं। ज़्यादातर लोग गैस की अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। आयोडीन जो है एक ठोस अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पे। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो गुण है हमारा ये है कि अध्रुवीय आणविक ठोसों की कुछ विशेषताओं में कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का टुकड़ा लेकर अगर आप उसकी जांच करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाएगा। इनमें कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इनमें जो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो तब तक के लिए धन्यवाद।